आज हम बात करेंगे जो ये सांता मानिकास जो लॉस एंजलिस के पास है, कैलिफोर्निया स्टेट, यूएसए का। ये एक्चुअली डेजर्ट स्टेट है, रेगिस्तानी इलाका है सब। तो इसमें हर साल ये हॉटर, गर्म और सूखी हवा, ड्राई एयर की वजह से आग लगती है वेजिटेशन। और ये पार्ट ऑफ फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको, वहाँ पे भी ये चीज़ होती रहती है। फ्लोरिडा में तो बहुत समुद्री तूफान भी आते हैं, हर साल काफ़ी मौतें होती हैं वहाँ। मगर आग वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं लगती, कुछ इलाके को छोड़ के। अब ये लॉस एंजलिस, ये तो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कैपिटल है, ग्लैमर है, ग्लैमर की कैपिटल है फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ। मगर ये हॉट गर्म हवाएं और सूखी हवाएं इसको टिंडर बॉक्स बना देती हैं। टिंडर बॉक्स यानी कि एक बॉक्स में आग लगाने का ये नेचर है, कुदरत है, ये मैन मेड नहीं है। मगर ये जो गर्मी होती है, गर्म मौसम समर सीजन में कैलिफोर्निया 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और कभी कभी गर्मी का जो ऑटम का सीजन आता है वहाँ तक भी आगे आगे खिंच जाती है, जो कि इस साल एक्सटेंड हो गई है फायर। और ये शायद नोन मेमोरी में ये सबसे बड़ी आग लगी है इस इलाके में। बहुत आदमी, तकरीबन 60 आदमी जल के मर गए। बहुत प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का नुकसान हुआ है गाँवों में, शहरों में, अर्बन इलाके में, रूरल इलाके में तो काफ़ी जली है। तो जो वाइल्ड फायर है, ये जंगली आग, देखिए हर साल होने वाला इवेंट है। इवेंट कहना चाहिए, दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। और जब ये आग लगती है ऐसे, तो ये जिस इलाके में ऐसी आग लगती है वो अर्थक्वेक प्रोन भी हो जाता है, क्योंकि जो जमीन का सरफेस टेम्परेचर आग से बढ़ता है और ट्रिकल डाउन होता है जमीन में, उसके नीचे की सरफेस में भी, तो अर्थक्वेक का भी वहाँ होने का चांस बढ़ जाता है। और इससे इंसानों की, वाइल्ड लाइफ की और एनवायरनमेंट तीनों का नुकसान होता है। अब आजकल एनवायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंटल इशू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आबादी जो है, पॉपुलेशन वर्ल्ड की, ह्यूमन की, वो बढ़ती जा रही है। मगर जैसे चाइना जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री था, उसकी 10-11 लाख पॉपुलेशन हर साल कम हो रही है। उसके बाद इंडिया की तो कभी काउंटिंग नहीं हुई है। जब सेंसस होगा, जनगणना होगी तो पता चलेगा। मैं समझता हूँ जो 140 लाख करोड़, 142 करोड़, ये लफाजी भाजी बकवास है। ये इंडिया की पॉपुलेशन 135-134 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की जो एपिडेमिक हुई थी, 2 साल चली थी, दुनिया में कितने आदमी मरे आज तक किसी को कोई पता नहीं है। वो तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा ना। तो इंडिया में भी जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी, डेड बॉडीज, टेस्ट नहीं हुए, कितने कोरोना से मिले, कितने नेचुरल डेथ से मरे। मगर जो डेथ ऑफ रेट इंक्रीज हुआ, जो क्रिमिनेशन ग्राउंड पे पहुंचे, शमशान पे पहुंचे, कब्रिस्तान में पहुंचे, ग्रेव यार्ड में पहुंचे, उससे पता चलता है कि ये 5-6 टाइम जो थे लास्ट राइट्स हुए हैं ह्यूमंस के। तो मरने वाले कौन थे? जिसका टेस्ट ही नहीं हुआ, कोरोना से मरा, कुछ तो नेचुरल डेथ भी मरे होंगे। तो देखो उस बाद ही पता चलेगा। अब सवाल ये है कि ये जो कुछ तो ह्यूमन मैन मेड है। अब जैसे गर्मी है, जब 56 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो नेचुरली एयर कंडीशनिंग का बहुत यूज़ होगा।
अब जब एयर कंडीशन का होगा तो रूम के अंदर जो हॉट एयर उसको निकाल के बाहर फेंकेगा एसी, एयर कंडीशन इंस्ट्रूमेंट मशीन, तो आउटसाइड का टेम्परेचर उससे भी राइज होगा। अभी कहते हैं जो न्यूयॉर्क सिटी है उससे आप 10 किलोमीटर या 7 मील आप बाहर चले जाएगी तो 4-5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता एयर का, क्योंकि वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। आउटसाइड सिटी जो है सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी बिल्डिंग्स है, तो ये मैनमेड भी है। फिर जो ये फ्यूल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनसे जो ऑटोमोबाइल चलते हैं उसका जो पीछे से निकलता है धुआं फ्यूल, उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है हवा एटमॉस्फेयर का, एक वो भी फैक्टर है। कुकिंग में बहुत से यूज होते हैं। तो मेरा कहने के फैक्टर तो बहुत सारे हैं, इसका सोल्यूशन भी। अच्छा, अब क्या है कि आग तो लग गई, इससे नुकसान हुआ, इकोनॉमिक भी फैक्टर है, क्योंकि इकोनॉमिक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब आग लग गई, गांव में जो रूरल इलाका है उसमें बहुत कम हाउसेज और बिल्डिंग जो है इंश्योर्ड होंगी। इंश्योर्ड होंगी तो सही, कुछ तो होंगी, मगर उसकी परसेंटेज कम होगी। और जो अर्बन इलाके में है वहाँ पे भी 70-80% से ज़्यादा बिल्डिंग इंश्योर्ड नहीं होंगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। उससे जो इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने की वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। जो इंस्टॉलमेंट देते हैं इंश्योरेंस का वो बढ़ जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है, ये इकोनॉमिक लॉस है। इसके अलावा जो ये आग लगी है, फायर हुई है, फायर स्टॉर्म होते हैं, हर साल होते हैं। इस साल कुछ ज़्यादा मामला बढ़ गया इसमें 2024 में। तो इसमें जो आग लग गई, बहुत से आदमी जो एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे, जो रोजगार से लगे हुए थे बेरोजगार हो गए होंगे। शायद उनकी भी आबादी जो है 20-25-30 हज़ार आदमियों की होगी, वो भी इकोनॉमिक लॉस है। तो जितने टाइम में है रीबिल्डिंग होगी, अब वो फिर दोबारा एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो उसका भी है, वो भी इकोनॉमिक लॉस है। अब सवाल ये, लॉसेस तो बहुत सारे हैं। जब कोई एक्सीडेंट होता है, डैमेज होता है, तो नेचुरली लॉसेस तो होंगे ही होंगे। ह्यूमन में भी होगा, वाइल्ड लाइफ में भी होगा। जो जानवर हैं, चिल्ड है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं वाइल्ड में, जंगल में, वो भी मरेंगे। तो जो ये लाइफ का जो लॉस है, वाइल्ड लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल जो लॉस है वो भी है। और थर्ड उसका जो एंगल है वो इकोनॉमिक लॉस, वो भी इकोनॉमिक लॉस है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अमेरिका बड़ा एडवांस कंट्री है, उसकी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन की टोटल वर्ल्ड की इकोनॉमी है। उसकी उसमें $30 ट्रिलियन खाली यूएसए की है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियंस होते हैं, 1000 बिलियन में 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं, 1 बिलियन में मिलियन में 10 लाख होता है रुपया या डॉलर। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 30 बिलियन ट्रिलियन। अब मैंने क्योंकि समटाइम 1968 और 70 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में का एग्ज़ाम पास किया था, पढ़ा था मैं, और 70 से आज 2025 यानी कि 54-55 साल हो गए। तो मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पॉइंट से इसको सोचता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। कोई प्रॉब्लम तो होती है, बहुत होती है, उनका सोल्यूशन निकालना हम सिविल इंजीनियर्स का, टाउन प्लानर्स का, जो प्रोफेशनल आदमियों का काम है। तो मैंने इस मामले में अपनी अटेंशन पे की कि क्या इसका सोल्यूशन है। तो मुझे दिखाई देता है कि रूरल इलाके में तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा उसकी स्कोप नहीं होगी। हालांकि मेरी किताब है स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस फ्यूचर सिविलाइजेशन,
उसमें मैंने अर्बन इलाके और रूरल इलाके दोनों के प्लानिंग जो है ना, उसको कैसे स्मार्ट सिटी बनाया जाए, कैसे स्मार्ट विलेज बनाया जाए, वो जिक्र किया था। वो जो मैंने किया था वो इंडिया के हालात के मुताबिक किया था। इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का नरेंद्र मोदी ने किया था, कोई इससे स्मार्ट सिटी नहीं बनी। उससे तो अच्छा कूड़ा इकट्ठा करने का, गार्बेज इकट्ठा करने का, सैनिटेशन का मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो वो बेटर होता। स्मार्ट सिटीज के नाम पे कोई स्मार्ट सिटी नहीं हुई। दिन बीत चुके। मोदी का वो नारा लग गया, स्लोगन जो उसमें स्मार्ट सिटी, वो पुराने सिटी थे, उसको स्मार्ट करने की वो नहीं हो सकता। जो 2013 का लैंड एप्लीकेशन एक्ट है, उसमें जो न्यू सिटीज बनाने की बात की है, न्यू सिटी हमेशा बनती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग के बने थे, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड, ये जो कंपनियां बनी थी, इनमें मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ के चारों तरफ रेजिडेंशियल कॉलोनी भी थी। अब वो सब पुराने सिटी से बाहर थी, तो वो स्मार्ट सिटी बन गई। तो जो मोदी का जो स्लोगन है, तो बेवकूफ़ी की बात की है, इसने पैसा बर्बाद किया है। नए सिटीज बनानी चाहिए थे तो पुरानी ओल्ड सिटी के पास, उसके आउटर पेरिफेरी से 8-10 किलोमीटर बाहर, तो पुरानी सिटी को उनको सुविधाएं भी मिल जाती है, और नए सिटी में अर्बन प्लानिंग होती, प्लान सिटी बनती है। खैर, अब वो तो है, अब बेवकूफ़ आदमी का क्या इलाज है सत्यानाश करने के लिए। तो मैंने जो सोचा कि इसको क्या किया जाए, ये जो फायर स्टॉर्म आ रहे हैं, वर्ल्ड स्टॉर्म, तो मेरा कहना है कि जो इसका सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग के क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब अपनी अपनी कार लेके चल जाए, और वो भी फॉसिल फ्यूल से चल रही है। मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और वो इलेक्ट्रीफाइड हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। आज का बहुत कारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रही हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, इसका इस्तेमाल जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, और जो हर आदमी अपनी कार में, एक आदमी एक कार में चार्जिंग होगी, एक आदमी चल रहा है, उसकी जगह जैसे मेट्रो ट्रेन होती हैं, मैंने देखा लंदन में भी है, पेरिस में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली की तो बेस्ट है, लंदन और पेरिस से भी बढ़िया मेट्रो ट्रेन। तो ये मास ट्रांसपोर्टेशन का, एक ट्रेन में पता चला कि 2000, 2500, 3000 आदमी चले गए, और हर 2-3 मिनट में चले आते थे। तो वहाँ की आबादी नहीं है, वहाँ तो 10 मिनट चला दो तो काफ़ी है। तो एक तो इलेक्ट्रीफाइड मास ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए सबसे पहली चीज, जिससे कि हीट जनरेशन उसको ख़त्म किया जा सके। दूसरी चीज़, और इसमें जो सोलर एनर्जी है, मैंने बार बार रिकमेंड किया, सोलर एनर्जी जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल्स इज द चीपेस्ट। फॉसिल फ्यूल वाली चीप नहीं है, कोल से इवन एटॉमिक वाली एनर्जी हो तो मोस्ट कॉस्टली है, 10 रुपीज़ पर यूनिट पड़ती है इंडिया में, जबकि सोलर वाली 1 रुपया पर यूनिट पड़ेगी। और उसके लिए बहुत लंबी ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाने की भी जरूरत है। लोकलाइज हर बिल्डिंग की छत पे जो है सोलर पैनल लगा दीजिए आप, और जो बिल्डिंग का डिजाइन है, बेशक आप उसके डबल वाले कर लीजिए, बीच में कैविटी छोड़ दीजिए, तो जिससे कि एसी एयर कंडीशनर्स जो है उनके इस्तेमाल की जरूरत नहीं बचे। जब मैं 2 दीवारों के बीच में कैविटी छोड़ दूंगा तो आउटर वॉल हीट अप होगी, इनर तो कोल्ड रहेगी। तो एक ये भी चीज़ है, बहुत जो पुरानी बिल्डिंग है, जिस जमाने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं चालू हुआ था, इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, वो जमाने में भी बिल्डिंग बनती थी, महल बनते थे, बड़े बड़े पैलेस। तो उसमें जो हवा होती थी वो उसमें मैश बना देती थी, जाली से आगे वरांडे में आती थी, उसके बाद रूम में आती थी, तो कोल्ड हो जाती थी, अंदर आते आते उसकी हीट निकल जाती थी, डेसिपेट हो जाती थी। तो वो सिस्टम जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वापस लाया जाए, आर्किटेक्चर, जिससे कि एसी की हमें एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़े। इनसाइड
तो ठंडा कर देगा, आउटसाइड 5-6 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगा, और वहाँ ऑलरेडी 50 और 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर जो फ्यूचर्स है वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट करें कि आउटसाइड की हीट इनसाइड नहीं आए बिल्डिंग है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सोलर बेस कर दीजिए आप, मैकेनिकल डिवाइस हटा दीजिए, तो ट्रांसमिशन की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जनरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत चीप हो जाएगा, हार्डली 1/10 ऑफ द फ्यूसल फ्यूल। ये कीजिए आप। एक और चीज़, जैसे ही हम रोड होती है उसके जंक्शंस होते हैं, क्रॉस रोड्स होती हैं। यूएस में तो मोस्टली ग्रिड पैटर्न पर टाउन प्लानिंग हुई है, तो जो उसके क्रॉस सेक्शन होते हैं वहाँ पे एक राउंड अबाउट बनाना पड़ता है उसको, जिसके अराउंड जो है व्हीकल जो है मूव हो सके। तो जो वहाँ पे है बीच में, वहाँ पे फाउंटेन बनाइए और शैलो टैंक बनाइए नीचे पानी का, और सोलर पंप से उसमें फाउंटेन में पानी निकले, वो हवा में निकलेगा पानी, एयर में इवेपोरेशन होगा, उससे भी हीट डेसिपेट होगी, कम होगी हीट तो कम होगी, साथ साथ एयर में ह्यूमिडिटी वो भी, क्योंकि वहाँ हॉट एयर है, ड्राई है, तो जो ड्राइनेस है एयर की वो कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएगी जब हम फाउंटेन लगाएंगे। ये एक और मैंने कहा कि जो होम ऑनर्स की बनाई एसोसिएशन बने, ये यहाँ पे इंडिया में हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं मल्टी स्टोरी, उनकी एसोसिएशन होती है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ऐसी होम ओनर्स की एसोसिएशन बनाई जाए, वो अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बीच में फाउंटेन लगाए, फुहारे 24 घंटे चले, और उसके जो एक टैंक बना दिया जाए, शैलो टैंक 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट की डेप्थ का, ग्राउंड के ऊपर लेवल से, तो उससे पंप करके पानी जो है फाउंटेन में जाएगा, और वो चाहते स्प्रिंकल होगा, ट्रिकल डाउन होगा, तो उससे भी हवा में जो मॉइस्चर रहेगा, ह्यूमिडिटी जाएगी, तो जो ड्राइनेस है एयर की वो भी कम हो जाएगी। वो भी एक को प्रिवेंटिव मेजर होगा आग लगने के खिलाफ। तो अगर जो ड्राई वेट एयर में आग नहीं लगेगी, आंधी भी आएगी तो भी एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएगी वो। तो ये मैंने कहा था, ये एक है दिल्ली में जो स्मॉग गन, विंटर में बहुत पोल्यूशन हो जाता है क्योंकि एयर ऊपर नहीं जा पाती, तो स्मॉग गन क्या है, एक ट्रक माउंटेड वाटर टैंकर है, और पंप से वो उसको जो आगे चलता है पीछे छोड़ते हैं, उनमें छोटे छोटे उसके पानी के होते हैं एलिमेंट्स, वो एयर में आ जाते हैं, तो उससे एक तो डस्ट जो होती है ज़मीन की, यहाँ तो दिल्ली में तो डस्ट को ज़मीन में दाबने का है, मगर वहाँ पे जो है कैलिफोर्निया में, वहाँ शायद डस्ट नहीं होगी रोड्स पे, एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जो है स्मॉग गन का इस्तेमाल करके, तो वहाँ जो जो ड्राई एयर है, हॉट एयर है, उसमें ह्यूमिडिटी लाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ मैंने सजेशंस दिए हैं। ये क्या है, जो हर साल जो आग लगती है वो तो नेचुरल फिनोमेना है, जब इतना 55-56 डिग्री 50 टेम्परेचर ऊपर जाएगा दिल्ली में, तो हम लोग 40-42 डिग्री टेम्परेचर में एसी चालू कर देते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जाए आर्किटेक्चरली कि उसमें जो ये वाले जो है 2 लेयर्स में हो, बीच में कैविटी छोड़ दीजिए आप, तो उससे जो है वो जो इंसुलेशन आ गया ना बीच में, इंटरकनेक्टेड नहीं है वो 2 वॉल, तो उससे क्या है कि वो वॉल जो आउटर वॉल से इनर वॉल के साइड में हीट नहीं आ पाएगी। तो ये 3-4 मैंने ये कुछ सजेशन दिए हैं जो मेरी सिविल इंजीनियरिंग की और ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आर्किटेक्चर की नॉलेज है, और जो मैंने दुनिया देखी है पिछले 54-55 साल में, दिल्ली में ख़ास तौर से, तो इससे हम बहुत कुछ इस मुसीबत से बच सकते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस भी बचा सकते हैं हम।
क्योंकि ड्राई एयर को वेट एयर करना बहुत जरूरी है। और विंटर में यहाँ कोल्ड होती है, ड्राई कोल्ड हो जाती है, तो आदमी को खांसी जुकाम होने लगते हैं। थोड़ी बारिश हो जाती है, खत्म हो जाती है खांसी जुकाम। तो ड्राई एयर भी जो है नुकसानदेह है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। तो ये कुछ ऐसे मेजर है जिसको अगर जो हम इम्प्लीमेंट कर सके तो ये जो बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है। अब ये 2028 में वहाँ 2028 में ओलंपिक होने हैं, वर्ल्ड ओलंपिक गेम। अभी ऑस्कर भी होना है। क्या ऑस्कर तो जो है बिल्डिंग से इनसाइड होता है, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं। नेचुरली वो एयर कंडीशन होगा, वो हॉट इलाका है, तो ऑस्कर में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर ओलंपिक गेम्स तो ओपन एयर में होते हैं, ओपन फील्ड होते हैं। तो अब 1928 में, वैसे तो अभी 25 चालू हुआ है, तो 2.5 साल का टाइम है। मगर 2 साल पहले सब इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले वहाँ ओलंपिक हो चुके हैं लॉस एंजलिस में, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को रिफर्बिश करने की ज़रूरत है। शायद कुछ उसको रीमॉडलिंग करनी पड़े, उसको रीफैशन करना पड़े, अपग्रेड करना पड़े। ये काम है, तो ये तो हो जाएगा। यूएसए की, यूके की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जब उनको ओलंपिक अवार्ड हुआ है 28 में, अभी 25 तो स्टार्ट ही हुआ है 2025, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई अड़चन आनी चाहिए। ओलंपिक गेम्स हो जाएगा, अच्छी बात है। तो मेरा कहना ये है कि ये मगर ट्रेजेडी तो ट्रेजेडी है। ह्यूमन लॉस है, एनवायरमेंटल लॉ है, और उसके कोई रिपेयरेबल नहीं है, उसकी कोई मरम्मत नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट नहीं है उसका, एनवायरमेंटल लॉस का, ह्यूमन लॉस का, और वाइल्ड लाइफ लॉस का, और जो फॉरेस्ट का लॉस हुआ। मगर हम इसको कम जरूर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग टाउन प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग, आर्किटेक्चर। वहाँ की लोकल कंडीशन के मुताबिक होना चाहिए ना बिल्डिंग आर्किटेक्चर, हमेशा यही होता है। अब वहाँ पे जैसे बिल्डिंग बनाई, बीच में कोर्टयार्ड छोड़ दीजिए आप, ओपन कोर्टयार्ड, ओपन टू स्काई। यहाँ इंडिया में तो बहुत पहले से चीज़ होती है कि चारों तरफ जो रूल्स बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, बीच में ओपन टू स्काई कोर्टयार्ड छोड़ दिया, तो वो कोर्टयार्ड हमेशा कोल्ड रहता है, सिक्योरिटी भी होती है उसमें, बच्चे खेलते रहते हैं। गर्मी में मॉस्किटो नेट लगा के, चारपाई डाल के खोले सो जाते हैं। तो 2 मंजिल की, 3 मंजिल की, 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग बनती थी, उसमें वापस लौट गया। और ये कोर्टयार्ड का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है हीट से बचने के लिए। शाम को थोड़ा पानी डाल दिया, और वहाँ पे नज़दीकी सी है, वहाँ से पाइप लाइन लेके आए, अनफिल्टर्ड वाटर है, सब फाउंटेन में छोड़ दें, वाटर टैंक्स में छोड़ दें। और एक छोटी सी कैनाल समझिए 10 फुट वाइड और 1 फीट डीप, 1.5 फुट डीप, जो 2 साइड का 1 वे ट्रैफिक आने का जाने का, उसके बीच में कंटिन्यूस कैनाल बना दें, उसमें पानी छोड़ दें, पानी रहेगा। एक वाटर बॉडी में, एक तो फाउंटेन बन गई वाटर बॉडी, एक उसका जो नीचे सराउंडिंग टैंक बना, और तीसरा ये चैनल बना दे। तो जितनी हीट बढ़ेगी, इवेपोरेशन पानी का होगा, उससे वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी एयर की। ड्राइनेस खत्म हो जाएगी एयर की, तो फिर आग के ऊपर, फायर के ऊपर बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। मेरा तो यही सोचना है। तो यानी कि हमारे सब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सिर्फ की इकोनॉमी में कुछ थोड़ा सा उनका फेडरल गवर्नमेंट जो है, अभी ट्रम्प साहब आ रहे हैं, वो तो ले रहे हैं कर, इज ए बिग बिजनेस मैन, वाइट हार्टेड मैन। तो कुछ इनके अपने कैलिफोर्निया के जो भाई बंधु लोग हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा फंड एलोकेशन दे दें, जिससे कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर सकें, ये कैनाल बने। अब लाल किला दिल्ली में, उसके किले के अंदर कैनाल बनी हुई है पानी की। क्या वो तो बादशाह का था, ऊपर से पानी गिरता था, उसमें सेंट डाले थे, गुलाब, रोज सेंट, और वो पानी बह के आता था पूरा महल में,
पहले समझ कूलनेस रहती थी। आगरा के भी फोर्ट में बनी हुई है ऐसी कैनाल, दिल्ली के फोर्ट में भी है कैनाल, ये भाइश की जन्नत की कैनाल उसका नाम है। तो ऐसा वहाँ पे सिटी के बीच में भी, पहले चांदनी चौक में दिल्ली में भी कैनाल थी और तो ख़त्म हो गई। तो ऐसी जो है सीधी रोड के पैरेलल कैनाल बना दे, आने और जाने के जो दो वे है बीच में कैनाल बना दे 10 फुट चौड़ी और 1-1.5 फुट 2 फुट गहरी। इंडिया यहाँ इंडिया गेट से लगा के प्रेसिडेंट पैलेस से दोनों साइड में कैनाल बनी हुई है। हालांकि इंटर कनेक्टेड नहीं है पर वाटर बॉडी है, बच्चे उसमें स्विमिंग करते रहते, खेलते रहते, बोटिंग भी होती है। मुश्किल से हार्डली 2 फीट डेप्थ होगी उसकी पानी की। तो पानी की तो कोई कमी नहीं है वहाँ के नज़दीकी सी शोर है, वो सी बीच है, वहाँ पे पाइप लाइन डाल के ले आया पानी पंप करके। तो मैं समझता हूँ सोल्यूशन तो है। और जो ये ईयरली हर साल ट्रेजेडी होती है, गर्मियों के ख़त्म होते होते और ऑटम के चालू होते थे, इसको ख़त्म किया जा सकता है। कंट्रोल ख़त्म नहीं तो कंट्रोल तो किया था, बहुत कुछ कम किया जा सकता है नुकसान को। तो सब साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।